मादर चोद। अरे भाई क्या कर रहा है? मादर चोद। भाई तू माइक क्यों ऑन किया भाई? अरे मादर चोद, तभी तो मैं बोल रहा हूँ भाई, तू क्यों हल्ला कर रहा है? मादर चला गया यार। खराबी पंथी है क्या कर भाई चोद। बेटी यार क्या हो रहा है? हाँ बच्चों, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून सर। मॉड्यूल नंबर 2। You are not visible, sir. Am I audible, sir? You are not visible, sir. नहीं, बैक में रखो। हाँ, अभी दिख रहा है। पास होना चाहिए मॉल के लिए, है ना? कॉपी पेन, अरे सर कॉपी कौन सा एंड सुन रहे हैं? पेन। अरे कौन पूरा मॉड्यूल सर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज इसकी कुछ ज्यादा ही है क्या बकचोद? कॉफी इस पीने साल चलोगे अपना क्या? जो एग्जाम था उसमें से एक सिंगल मॉड्यूल में से 28 पैसा वापस करो सर। क्वेश्चन का जो सेक्शन बी था, अरे माँ की चोद Botany, वापस करो। चाहे वो सिंगल बायोटेक और मॉलिक्यूलर से भरा हुआ था। अरे चुप रहो सब। बायोटेक एंड तो पहले कॉफी अपन पीने चलोगे? मॉलिक्यूलर और बायोटेक वाला पार्ट शुरू करेंगे, है ना? क्लासिकल वाला पार्ट बाद में शुरू करेंगे। पहले अपन जिसकी वेटेज Plus ज्यादा copy. है वही पार्ट यूज कर रहे हैं, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, चुप रहो। और उसके बाद में बायोटेक जिसकी क्या वेटेज बकचोद ये यार? लिखना शुरू करेंगे। चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सर म्यूट इनहेरिटेंस। सबको। मॉलिक्यूलर आवाज कम नहीं है थोड़ी सी? सर ये लड़कियों के लिए वालों सर ये मॉलिक्यूलर लड़कियों को निकालो, बकचोदी कर रही है। अरे सब मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सर अनम्यूट कर दीजिए सबको। अरे सर लड़कियों को हटाओ यार, बहुत बोलती है ये लोग। अरे एक हटाओ बार लड़कियों को यार। मॉनिटर पे अरे देख लो, चुप रहो, देखने चुप के रहो। बाद सर स्क्रीन नहीं दिख रहा है, म्यूट करो सबको। एज ए अरे सर एसिडिक लड़की लोग को बाहर करो, substance, पहले फिर बात होगी। ये मास्टर बेकार है, बाद में पढ़ना है। एज ए हाँ मत पढ़ दो। एसिडिक सब्सटेंस। सब्सटेंस, अरे यार लड़की लोग का कैमरा ऑन करवाओ यार, चेहरा न्यूक्लिक देखे। एसिड क्यों बदतमीजी कर रहे हो? लेट इट बी एज यार। ए एसिडिक सब्सटेंस फोकस। नाम शो कर रहा होगा, ठीक है? Nucleic अगर तुम लोगों acid ने ऐसा किया तो नाम शो was- कंप्लेन भी हो सकता है। ठीक है, चुप रहो, शांति से पढ़ो। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट इट बी। हाँ दीदी आप चुपचाप रहो, पढ़ लो चुपचाप। डिस्कवर्ड बाय भाई लेट Let इट बी। it be यार, पढ़ने let को it be तो यार, शांत क्यों रहो हल्ला ना कर रहे हो? यार। सब लोग शांत हो यार। यार पढ़ पढ़ दो ले भाई। वरना घर में बैठे शांति से बैठ जाओ ना। सर मॉनिटर देखो सर, दिखने दो आप। म्यूट ऑल पार्टिसिपेंट। सब पढ़ो यार। हो गया। न्यूक्लिक एसिड वाज फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर in the nucleus of pus cell. In the nucleus of pus cell. अरे बताओ सर को ये वीडियो ऑन करने के लिए। Named as nuclein. Named as nuclein. हाँ लाला, क्या नाम दिया? nuclein. कहाँ जा रहा है? अरे तुम्हारी कंडीशन पूरी कर लूं, बाद में पढ़ा लूं? पहले तुम्हारी सारी कंडीशन फुलफिल कर लूं, पढ़ा तो अगले साल लूंगा। है? क्या किया एफ मिशर ने? एफ मिशर ने एक पस सेल ली। हाँ बेटा, कौन सी सेल ली? इस पस सेल का जो न्यूक्लियस था, इस पस सेल का जो न्यूक्लियस था, न्यूक्लियस में इसे एक फॉस्फेट रिच सब्सटेंस दिखाई दिया। क्या दिखाई दिया? एक कहां दिखाई दिया? तो न्यूक्लियस के अंदर इसे जो सब्सटेंस दिखाई दिया ना, उसे
इसने क्या नाम दिया? न्यूक्लिन का मतलब क्या हो गया? वो कंटेंट जो न्यूक्लियस के अंदर होता है। बैग में रख ले। वो कंटेंट जो न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस के अंदर इसे जो कंटेंट दिखाई दिया, उस कंटेंट को इसने क्या नाम दे दिया? और ये काम इन्होंने कब किया? 1869। 18 मतलब हमारी जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है, न्यूक्लिक एसिड की जो शुरुआत होती है ना, वो कब से होती है? और मेंडल अपना काम 1865 में कर चुका था। इसका मतलब कि जब मेंडल अपना काम कर रहा था तो उस टाइम किसी को भी डीएनए, आरएनए, जीन, इसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। इसकी स्टार्टिंग मेंडलिज्म में हुई है, मेंडलिज्म के बाद हुई। मेंडल के वर्क करने के बाद इसकी स्टार्टिंग हुई। तो ये मेंडल का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक रह गया कि मेंडल ने उस वक्त जो काम किया था वो काम किसी को समझ में ही नहीं आया, कि उस टाइम किसी को डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में, मियोसिस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी। तो मेंडल कहीं गलत नहीं था, वो वक्त उसके लिए गलत था कि उसकी बातें किसी को समझ में नहीं आई। क्या मैं यहां पे लमसम एक बात बोल दूं, मेंडल का आईक्यू बहुत ज्यादा एडवांस है? क्या हम कह सकते हैं मेंडल का काम अपने टाइम के कंपेयर बहुत ज्यादा एडवांस है? टाइम के कंपेयर बहुत ज्यादा, क्योंकि आज मेंडलिज्म को बिना डीएनए, बिना जीन, बिना मियोसिस के समझना आसान है या नहीं है? समझना आसान। लेकिन मेंडल ने जब काम किया था उसके पास तो इनकी कोई इंफॉर्मेशन, डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, जीन, मियोसिस, इसकी कोई इंफॉर्मेशन, फिर भी मेंडल अपना काम कर गया। कर तो गया, लेकिन उस वक्त इसकी बातें, मेंडल की बातें किसी को समझ में आ पाई या नहीं आ पाई? क्यों नहीं आ पाई? किसी के पास इसकी कोई इंफॉर्मेशन, तो सबने क्या कह दिया? मेंडल का वर्क हाइपोथेटिकल है। मेंडल का वर्क, कि मेंडल अगर फैक्टर बात कर रहा है, अगर कहते हैं मेंडल की बात करें, हम मेंडल के फैक्टर की बात करें, तो हम जानते हैं फैक्टर क्या है और जीन किसका सेगमेंट है। लेकिन ये तो 1969 के बाद की बात है, 1869 के बाद की बात है, और मेंडल तो 65 में अपना काम खत्म कर चुका था। तो मेंडल गलत था या वो टाइम गलत था? मेंडल की बातें किसी को समझ में नहीं है, तो सबने क्या कर दिया? मेंडल का वर्क हाइपोथेटिकल है, मेंडल का वर्क। लेकिन बाद में क्या पता लगा? कोई हाइपोथेटिकल वर्क, वास्तव में वो वर्क हाइपोथेटिकल था तो बहुत ज्यादा एडवांस था जो किसी को समझ में। तो मेंडल गलत था या वो वक्त गलत था? बाद में ये जो न्यूक्लिन है, इस न्यूक्लिन को बाद में क्या नाम दिया गया? न्यूक्लिक एसिड। और ये न्यूक्लिक एसिड नाम किसने दिया? वास्तव में जो एसिडिक नेचर है वो किसने बताई थी? लेकिन हमारी एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो उसका पहला स्टेटमेंट ही क्या है? एज ए एसिडिक सब्सटेंस फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय एफ मिशर। वास्तव में एसिडिक नेचर मिशर ने बताई है, एल्टमैन ने बताया? एनसीईआरटी की लाइन क्या है? एफ मिशर। चलेंगे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट नाइन, वर्ड न्यूक्लिक एसिड, वर्ड न्यूक्लिक एसिड was given by the Altman। न्यूक्लिक एसिड जो वर्ड है वो वर्ड मिशर ने दिया या अल्टमैन ने दिया? अल्टमैन ने दिया। न्यूक्लिक एसिड वर्ड किसने दिया? अल्टमैन। अगर मैं केमिकली बात करता हूं तो केमिकली मेरे पास एक ही डेफिनेशन है। केमिकली क्या है न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड इज ए पोली न्यूक्लियोटाइड। क्या है न्यूक्लिक एसिड? एक सिंगल डेफिनेशन है लाला। व्हाट इज द न्यूक्लिक एसिड? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। या मैं कहता हूं पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। पॉलीमर ऑफ, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड किससे मिलकर बना हुआ है? और न्यूक्लियोटाइड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड बनता है न्यूक्लियोसाइड एंड फॉस्फोरिक एसिड। किससे बनता है? न्यूक्लियोसाइड एंड, ये जो न्यूक्लियोसाइड है, न्यूक्लियोसाइड किससे बनता है? शुगर एंड नाइट्रोजन बेस। और जो नाइट्रोजन बेस है वो कितने टाइप के हैं? दो टाइप के हैं, प्यूरिन। प्यूरिन कौन कौन है? एडेनिन, ग्वानिन, पायरिमिडिन, साइटोसिन, थाइमिन, यूरासिल। प्यूरिन कौन कौन है? एडेनिन,
गुआनिन, पायरिमिडिन, साइटोसिन, थायमिन। हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड, इन तीनों का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ये तीनों पढ़ने के बाद हम क्या बनाएंगे, न्यूक्लियोसाइड के बाद, न्यूक्लियोटाइड के बाद, और ये पॉली न्यूक्लियोटाइड दो तरह का होगा, कौन कौन सा, तब जाके हम किस पर आएंगे, डीएनए एंड। पहले हम ये बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे सारी, है ना, शुगर क्या है, नाइट्रोजन बेस क्या है, फास्फोरिक एसिड क्या है, न्यूक्लियोसाइड कैसे बनता है, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है, और पॉलीन्यूक्लियोटाइड। केवल हम पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन लेंगे, ठीक है। बना लो। हाँ बच्चे, चलो सबसे पहले बात करेंगे हम शुगर। ये जो शुगर होती है न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ये जो शुगर होती है इट इज ए 5 कार्बन शुगर। कौन सी शुगर होती है, ये 5 कार्बन शुगर दो टाइप की है। कितने टाइप की है, कौन कौन सी है, राइबोज और दूसरा डी ऑक्सी राइबोज, राइबोज एंड द डीऑक्सी राइबोज, राइबोज एंड द। पहले हम राइबोज की बात करते हैं। ये जो राइबोज शुगर है ये हमें किस में मिलती है, इसका फॉर्मूला है C5H10O5, C5H10। और ये राइबोज शुगर रिंग फॉर्म में होती है। किस फॉर्म में होती है, किस फॉर्म में होती है, जहां 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाएंगे, रिंग। 5वां कार्बन रिंग के अंदर होगा या रिंग के बाहर होगा। ये कार्बन नंबर 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 पर, 2 पर, 3 पर और कार्बन नंबर 5 के पास क्या है, OH। क्या है, तो ये जो शुगर है ये शुगर किस में मिलेगी हमें, आरएनए में या डीएनए में। इसके पास कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, 4। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, कहां कहां, 1 2 3 एंड 5, 4 है। होगा क्या, इसका जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पर आकर जुड़ेगा नाइट्रोजन बेस। 1 पर कौन आकर जुड़ेगा, जब 1 पर नाइट्रोजन बेस आकर जुड़ेगा तो 1 नंबर वाला OH कंज्यूम। कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 पर आकर जुड़ेगा फास्फोरिक एसिड, तो 5 वाला OH भी। 3rd पर आकर जुड़ेगा न्यूक्लियोटाइड, कौन आकर जुड़ेगा, तो 3rd वाला OH भी। कितने OH थे, 4 में से कितने OH कंज्यूम हो गए, कौन कौन से,
कितने OH बच गए? कौन सा? सेकंड वाला। अब सेकंड वाला OH अगर बच गया तो इस OH में ये जो ऑक्सीजन है, ये जो इस ऑक्सीजन होने के कारण इसकी रिएक्टिविटी कम या ज्यादा? तो स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी। तो क्या किया? इस ऑक्सीजन को हटा गया। ऑक्सीजन को राइबोज शुगर से अगर मैं ऑक्सीजन को हटा देता हूं, बोलो, राइबोज शुगर से अगर ऑक्सीजन को, तो क्या बन जाएगा? तो डीऑक्सीराइबोज हमें कहां मिलेगी? डीएनए में या आरएनए में? तो क्या इसके अंदर ऑक्सीजन 5 रहेंगे, ऑक्सीजन 4 हो जाएंगे? तो बताओ बच्चों, ये एक्सेप्शनल शुगर बोलें या मॉडिफाइड शुगर बोलें? Which one is the better word? Exceptional or modified? Modified is much more better word than the. तो इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में, इस डीऑक्सीराइबोज शुगर में कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप रह गए? कितने रह गए? क्या ये तीनों के तीनों ग्रुप कंज्यूम होंगे या नहीं होंगे? तो दोनों शुगर में से किसके पास एक एक्स्ट्रा OH है? राइबोज या डीऑक्सीराइबोज? जिसके कारण आरएनए की रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी। हु वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल? लेकिन आरएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल था या नहीं था? क्यों नहीं था? कारण आरएनए की रिएक्टिविटी ज्यादा या कम? तो स्टेबिलिटी। तो नेचर आरएनए से किस तरह बढ़ गई? आरएनए से किस तरह बढ़ गई? डीएनए की रिएक्टिविटी। तो स्टेबिलिटी, रिएक्टिविटी, स्टेबिलिटी। आरएनए इज मोर स्टेबल और लेस स्टेबल? तो आरएनए में चेंज जल्दी आता है नहीं आता? ये तो झेल रहे हैं 2 साल से, नहीं समझे? कोविड वायरस इज द आरएनए वायरस। कोविड वायरस इज द जो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, बहुत जल्दी म्यूटेट हो रहा है। कारण क्या? आरएनए में म्यूटेशन रेट भी तो आरएनए एक अच्छा जेनेटिक मटेरियल था या नहीं था? तो नेचर ने आरएनए को मेन जेनेटिक मटेरियल बनाया या डीएनए को बनाया? क्योंकि आरएनए एक अच्छा मटेरियल, तो नेचर आरएनए से किस तरह बढ़ गई? ये काम इवोल्यूशन में हो चुका था, हमने किया, या इवोल्यूशनरी ये काम हो चुका था? दूसरा फंड। अब ये जो तीनों ग्रुप जुड़े हैं वो कहां जुड़े हैं? 1, 3 एंड 5। चाहते तो लाला 1, 2, 3 पर जुड़ सकते। अगर 1, 2, 3 पर जुड़ते तो उनके बीच का डिस्टेंस कम होता तो रिपल्शन, तो स्टेबिलिटी। तो 1, 2, 3 पर जुड़ा, 1, 3, 5 पर जुड़ा, तो 1, 3, 5 पर जुड़ने से डिस्टेंस, रिपल्शन, स्टेबिलिटी। क्यों जुड़े 1, 3, 5 पर? समझ में आई बात? ताकि इनके बीच का डिस्टेंस ज्यादा रहे, तो रिपल्शन कम और स्टेबिलिटी। पहला फंडा। दूसरा फंडा कि इनकी ये जो शुगर है ना, ये लाला बीटा फॉर्म में है। बीटा फॉर्म का मतलब कार्बन नंबर 1 का OH ऊपर की तरफ है। अगर OH ऊपर है तो इसका मतलब नाइट्रोजन बेस तो ऊपर की साइड जुड़ा, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोटाइड। अगर ये अल्फा होता तो OH नीचे आता, अगर OH नीचे आता तो फिर नाइट्रोजन बेस और न्यूक्लियोटाइड के बीच का डिस्टेंस, तो फिर से रिपल्शन। तो क्या रखेगी शुगर को, अल्फा या बीटा, ताकि रिपल्शन फैक्टर को कम से कम रखे। रिपल्शन फैक्टर को कम से, जितना रिपल्शन फैक्टर कम होगा स्टेबिलिटी फैक्टर उतना। इन सब के बाद भी क्या राइबोज शुगर मोर रिएक्टिव रहेगी? क्यों? उस एक्स्ट्रा O के कारण। एक्स्ट्रा, तो फिर एक चेंज आया, फिर क्या किया गया? उस एक्स्ट्रा O को ही हटा दिया, एक्स्ट्रा O को ही, ताकि रिएक्टिविटी और कम हो जाए तो स्टेबिलिटी और बढ़ जाए। रिएक्टिविटी तो स्टेबिलिटी। तो ये जो राइबोज शुगर है, दिस राइबोज शुगर इज द एल्डोज शुगर और कीटोज शुगर। एल्डोज कैसी है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या होता है इसमें? और किस फॉर्म में होगी ये? पायरेनोस फॉर्म में या फ्यूरेनोस फॉर्म में? अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो बच्चे इसकी डिटेल हम करेंगे बायो मॉलिक्यूल में। अभी हमें फिर याद करके चलना पड़ेगा। वैसे आता आप सबको इतना। 2 तरह की शुगर होती है, एल्डोज एंड द कीटोज। राइब्यूलोज कीटोज है, क्योंकि एनसीईआरटी लाइन आपने पढ़ी भी है केल्विन साइकिल में। फर्स्ट एक्सेप्ट इज द राइबुलोज, फर्स्ट एक्सेप्ट इज द, दैट इज ए 5 कार्बन कीटो शुगर। राइबोज इज ए 5 कार्बन
एल्डोज शुगर एंड राइबोलोज इज ए 5 कार्बन। तो ये राइबोज एल्डोज है कीटोज? किस फॉर्म में? पेंटागोनल, हेक्सागोन? तो पेंटागोनल रिंग इज द पायरेनोस प्यूरेनोस, और अल्फा फॉर्म में, बीटा फॉर्म में? अल्फा फॉर्म में, बीटा फॉर्म में? एनी डाउट? लिखेंगे राइबोज शुगर हैव एन एक्स्ट्रा 2-OH ग्रुप। राइबोज शुगर हैव एन एक्स्ट्रा 2-OH ग्रुप। राइबोज में एक ही OH ग्रुप है या एक एक्स्ट्रा OH ग्रुप है? हम इसको डीऑक्सीराइबोज से कंपेयर करके बात कर रहे हैं। हम इसको डीऑक्सीराइबोज से कंपेयर करके बात कर रहे हैं कि राइबोज शुगर के पास एक एक्स्ट्रा 2-OH ग्रुप है। ठीक है? बिकॉज ऑफ विच इट्स रिएक्टिविटी इज हाई। बिकॉज ऑफ विच इट्स रिएक्टिविटी इज हाई। Next line. During the course of evolution, ribose sugar get replaced by deoxyribose. During the course of evolution, ribose sugar get replaced by deoxyribose. हाँ बच्चे, पहले कौन आई, राइबोज या डीऑक्सीराइबोज? तो राइबोज की जगह कौन आई? क्यों आई डीऑक्सीराइबोज? रिएक्टिविटी को और स्टेबिलिटी को, रिएक्टिविटी को और स्टेबिलिटी को। एनी डाउट? सेकंड पार्ट है हमारा नाइट्रोजन बेस। हाँ जी, नाइट्रोजन बेस कितने टाइप के हैं? कौन कौन सा? पायरिमिडीन। सभी बच्चे पायरिमिडीन पे ध्यान दो। इट इज ए बेंजीन रिंग और इट इज ए बेंजीन लाइक रिंग। इट इज नॉट द बेंजीन रिंग, इट इज ए। तो बताओ सारे बच्चे ध्यान से देखकर, ये केवल कार्बन कार्बन की बनी है या कार्बन के साथ नाइट्रोजन भी है? तो होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? होमोसाइक्लिक है या हेट्रोसाइक्लिक है? क्या आपको इसमें एरोमेटिसिटी नजर आ रही है? तो नाइट्रोजन बेस आर हेट्रोसाइक्लिक
एरोमेटिक। क्या है ये? अरे एरोमेटिसिटी भी तो यार स्टेबिलिटी फैक्टर है, एरोमेटिसिटी भी तो क्या होते हैं ये, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक या एरोमेटिक? हाउ मेनी टाइप, विच वन? पायरिमिडिन एंड पायरिमिडिन में ध्यान दो, पायरिमिडिन इज अ सिंगल रिंग और डबल रिंग। इस रिंग में कितने मेंबर हैं? 6 में से कितने कार्बन है और कितने नाइट्रोजन है? कहां कहां है नाइट्रोजन? 1/3। कहां कहां है? कहां कहां है? यदि इसी रिंग के साथ मैं एक इमिडेजोल रिंग और जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, तो वो क्या बन जाएगा? तो बताओ, प्यूरिन इज अ सिंगल रिंग और डबल रिंग। प्यूरिन क्या हो गया? प्यूरिन में कितने मेंबर आ गए? और इन 9 मेंबर में से 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन। 5 कार्बन और 4 नाइट्रोजन। 5 तो क्या होंगे? कार्बन और 4 नाइट्रोजन होंगे। पहले आराम से दोनों की स्ट्रक्चर देख लो, कोई डाउट? हाँ जी, पहला पॉइंट, होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक, एलिफेटिक या एरोमेटिक, हाउ मेनी टाइप, विच वन? पायरिमिडिन पे ध्यान दो, सिंगल रिंग या डबल रिंग, कितने मेंबर हैं, इनमें से कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है, कहां कहां? अगर इसी के साथ एक इमिडेजोल रिंग और जोड़ दीजिए तो क्या बन जाएगा? तो प्यूरिन क्या हो गया? सिंगल रिंग या डबल रिंग? कितने मेंबर हैं, इनमें से कितने कार्बन है, कितने नाइट्रोजन है? एनी डाउट? श्योर? चलें? एरोमेटिसिटी भी स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया ना, मतलब हर एंड पर स्टेबिलिटी का विशेष ध्यान दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, इंफॉर्मेशन को। लेकिन फिर भी ओवरऑल जो आरएनए था, इसकी स्टेबिलिटी कम निकली, ज्यादा निकली? कम निकली। तो फिर आरएनए से क्या बनवा दिया गया ताकि स्टेबिलिटी और ज्यादा बढ़ जाए? ये काम हमने किया या नेचर ने खुद ने कर लिया? ये काम नेचर ने खुद ने कर लिया। अब हमारे पास प्यूरिन 2 तरह का है, कौन कौन सा? एडेनिन, गुआनिन, एडेनिन और, अब बोर्ड पे देखो सारे बच्चे ना, अपन लाला इनकी पूरी स्ट्रक्चर याद करने से अच्छा ना इनका नाम याद करें। इनका एडेनिन की बात करता हूं मैं, ये मेरा प्यूरिन का बेसिक स्केलेटन है, पूरा नहीं बना रहा, अब सिंपल तरीके से समझा रहा हूं। बेसिक स्केलेटन, अगर इसके 6 पोजीशन पर मैं अमाइनो ग्रुप जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, तो ये क्या बन गया मेरा? 6 अमाइनो प्यूरिन। इसका नाम क्या हो गया? व्हाट इज द एडेनिन? व्हाट इज द एडेनिन? स्ट्रक्चर क्यों याद रखें?
हमें प्यूरिन की बेसिक स्ट्रक्चर याद है, 6 पोजीशन पे क्या जुड़ गया, तो क्या बन जाएगा वो 6 अमाइनो प्यूरिन। तो व्हाट इज द एडेनिन, ठीक है। अब गुआनिन फिर आप लोग बताओगे, मेरे को स्ट्रक्चर में बना रहा हूं, यहां पर आ गया ऑक्सो, यहां आ गया अमाइनो, चलो नाम बनाओ, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, 2 अमाइनो व्हाट इज द एडेनिन, व्हाट इज द एडेनिन, नाम रट ले हम। एडेनिन क्या है, 6 अमाइनो प्यूरिन। एडेनिन क्या है, गुआनिन क्या है, 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। अब प्यूरिन भी छोड़ दो, व्हाट इज द एडेनिन, 6 अमाइनो। अरे ये तो हमें पता है कि एडेनिन प्यूरिन है, ये तो हमें पता है। तो व्हाट इज द एडेनिन, 6 अमाइनो। एडेनिन तो गुआनिन 2 अमाइनो 6 ऑक्सो, व्हाट इज द एडेनिन, तो व्हाट इज द गुआनिन। हमें तो अपने एग्जाम में स्ट्रक्चर सामने लिखी हुई मिलेगी, लिखी हुई, तो हमें तो लाला पहचानना, अगर नाम याद है तो स्ट्रक्चर आराम से पहचान लेंगे, नाम याद हो स्ट्रक्चर आराम से। व्हाट इज द एडेनिन, व्हाट इज द गुआनिन, एडेनिन 6 अमाइनो प्यूरिन, गुआनिन 2 अमाइनो 6 ऑक्सो प्यूरिन। पायरिमिडिन में है, पायरिमिडिन में ये देखो बच्चों, ये हमारा बेसिक स्केलेटन हो गया, बेसिक। अगर मैं इसमें सेकंड पर और फोर्थ पर ऑक्सो जोड़ दूं, सेकंड पर और फोर्थ पर क्या जोड़ दिया मैंने, चलो नाम बनाओ, 2,4 डाई ऑक्सो, 2,4 व्हाट इज द यूरासिल, लिख लो यूरासिल क्या के, 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन। व्हाट इज द यूरासिल, 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन, 2,4 डाई ऑक्सो पायरिमिडिन। ओके, इसी के साथ अगर मैं 5th पोजीशन पर मिथाइल जोड़ दूं, व्हाट इज द थाइमिन, 5 methylated uracil, what is the thymine, what is the thymine, लिख लो, थाइमिन क्या हो गया हमारा, methylated uracil। व्हाट इज द यूरासिल, 2,4 डाइऑक्सो, उसी का अगर मिथाइलेशन कर दिया, थाइमिन क्या बन गया, क्या बच गया, साइटोसिन। साइटोसिन में क्या है, साइटोसिन में यहां क्या आ जाएगा, अमाइनो, यहां क्या आ जाएगा, ऑक्सो। नाम बनाओ, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो, 4 अमाइनो 2 ऑक्सो पायरिमिडिन। अब देखो लाला, इसमें भी कंफ्यूजन नहीं आएगा, सारे दोस्त जानते हो कि साइटोसिन गुआनिन के साथ पेयरिंग करता है ना। तो अगर इसमें यहां O है तो इसमें यहां O नहीं रखेंगे, O रख देंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो अगर यहां O है तो यहां H लाना पड़ेगा, और यहां H है तो यहां, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर इसमें यहां ऑक्सो है तो यहां अमाइनो आ जाएगा, यहां अमाइनो तो यहां, ताकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए। समझे सारे, हाइड्रोजन, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर करनी है तो हाई ईएन डिफरेंस का ग्रुप हमें सेम प्लेन में लाना है, हाई ईएन डिफरेंस का ग्रुप, तभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग
होगी, वरना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो बताओ व्हाट इज द एडेनिन? प्यूरिन और पायरिमिडिन भी नहीं बोलोगे अब। डन। व्हाट द एडेनिन? डन। व्हाट द गुआनिन? बहुत अच्छे। व्हाट द यूरासिल? व्हाट द थाइमिन? एंड व्हाट द साइटोसिन? आराम से हो जाएगा, हो जाएगा। अब अगर मैं प्यूरिन की बात करता हूं तो प्यूरिन कौन कौन है? क्या डीएनए आरएनए दोनों में सेम है या नहीं है? पायरिमिडिन की बात करता हूं तो क्या पायरिमिडिन दोनों में सेम है या अलग है? तो हमारी एनसीईआरटी की लाइन क्या है? अमंग द पायरिमिडिन, अमंग द साइटोसिन इज कॉमन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। हमारे बच्चे डाउट लाते हैं, सर एडेनिन और गुआनिन भी तो कॉमन है। उसने लाला प्यूरिन को छेड़ा ही नहीं ना, वो किस पे फोकस करे? जो चीज अलग है, जो चीज प्यूरिन की बात ही नहीं की। प्यूरिन की लाइन क्या है हमारी? अमंग द पायरिमिडिन, अमंग द साइटोसिन इज कॉमन बिटवीन डीएनए। क्या पायरिमिडिन डीएनए आरएनए दोनों में एग्जैक्टली सेम है? एग्जैक्टली सेम है पायरिमिडिन? क्या कोई एक पायरिमिडिन ऐसा है जो दोनों में सेम है? कौन है वो? तो एनसीईआरटी की लाइन क्या है? अमंग द साइटोसिन इज, अमंग द पायरिमिडिन, अमंग द पायरिमिडिन साइटोसिन इज कॉमन बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डन। आओ बोर्ड पे। अब देखो आपका इवोल्यूशन ट्रेंड क्या है? आरएनए से क्या बना? राइबोज की जगह यूरासिल की जगह, तो लमसम भाषा में बोल दूं, ऑक्सीजन को हटाया गया और मिथाइल को जोड़ा गया। ऑक्सीजन को, मिथाइल को, ऑक्सीजन को रिएक्टिविटी को कम करने के लिए और स्टेबिलिटी को और मिथाइल को जोड़ा गया। क्यों बेटा? मिथाइलेटेड साइट्स पर एंजाइमेटिक एक्शन रेस्ट्रिक्टेड होता है। मिथाइलेटेड साइट्स पर एंजाइमेटिक एक्शन, तो यूरासिल रखा गया या यूरासिल को मिथाइलेट कर दिया। तो क्या हम कह सकते हैं ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन यूरासिल बिकम मिथाइलेटेड? यूरासिल बिकम, क्योंकि आपका इवोल्यूशन डायरेक्शन क्या है? आरएनए से डीएनए। आपका इवोल्यूशन डायरेक्शन क्या है? तो क्या हुआ? मिथाइलेशन हुआ या डीमिथाइलेशन हुआ? अगर डीएनए से आरएनए बनता तो मैं क्या कहता? डीमिथाइलेशन हुआ। अगर डीएनए से आरएनए बनता तो मैं क्या कहता? इवोल्यूशन में। लेकिन रियलिटी क्या है? तो इसका मतलब इवोल्यूशन में क्या हुआ है? क्या हुआ है? क्यों हुआ मिथाइलेशन? स्टेबिलिटी को, स्टेबिलिटी को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन यूरासिल become methylated, uracil become methylated to confer additional stability. During the course of evolution, uracil become methylated to confer additional stability. ये सब बच्चों एनसीईआरटी की लाइन है, ये हम बीच बीच में कवर कर रहे हैं। आपको कहां मिलेगी? डीएनए वर्सेस आरएनए, ए बेटर जेनेटिक मटेरियल। तो जहां मेरे को जो पॉइंट चाहिए मैं वहीं कवर करवा रहा हूं, समझ गए? राइबोज की जगह डीऑक्सी राइबोज आ गई और यूरासिल की जगह सीधा कह दो कि आज में कौन डीएनए हैव द यूरासिल। सही है गलत है? लेकिन मैं कौन डीएनए हैव द मिथाइलेटेड यूरासिल। सही है। ये आपके पास एक न्यूक्लिक एसिड है, यहां है GACGCAGCA। तुम बता सकते हो डीएनए की आरएनए? नहीं बता सकते, नहीं बता सकते। मैं यहां एक सी की जगह यू दे देता हूं। तो जब हमसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना ट्रांसक्रिप्शन का, आपको डीएनए दे दिया, इस डीएनए से बनने वाले आरएनए की सीक्वेंस क्या होगी? सब तुरंत सीक्वेंस को ढूंढने लगते हैं।
अरे मेरे दोस्तों, पहले थायमिन देख के उसको उड़ा दो ना। ये समझे मेरे बच्चे? समझ गए? ऑप्शन ही एक बचेगा, ऑप्शन ही, टाइम वेस्ट करना ही नहीं। जिसमें थायमिन दिख गया वो आरएनए है ही नहीं। हेलो, जिसमें वो आरएनए, वो तो डीएनए, वो तो ऑप्शन ही बचे। अरे पेपर एक्चुअली में लेंथी नहीं होता, जैसे इस साल का पेपर था ना, इस साल के पेपर में मैच द फॉलोइंग बहुत ज्यादा थे, मैच द फॉलोइंग, लेकिन तुमने थोड़ा सा ध्यान दिया, सिंगल मैचिंग से आंसर आ रहा था। अरे पहला शॉट कहां मारो जहां आप 99% श्योर हो, एक पहचान लिया, एक पहचानने के बाद ऑप्शन में आ जाओ, एक पहचानने के बाद उसको सर्कल ले लो, उसी के बेस पर सारे पहचान के देख लो, आपका आंसर आ जाएगा, आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस साल का पेपर का पैटर्न ये था, सिंगल मैचिंग से आंसर आ रहे थे। सिंगल मैचिंग से हम पूरा का पूरा क्यों कुछ में टाइम वेस्ट करें? हमें पता आरएनए पूछे, क्या पूछे, तो हमें ये पता आरएनए में थायमिन, तो आपको ऑप्शन में जहां थायमिन दिख रहा है उसको हटा दो, थायमिन दिख रहा है तो उसको, इसका वो ऑप्शन हमें पूरा रीड करने की जरूरत, तो वो टाइम हमारा बच जाएगा। समझिए कैसे करना है, टाइम भी बचाना है। बायो में जितना टाइम बचाएंगे, फिजिक्स में उतना टाइम हमें ज्यादा मिलेगा। हाँ, वहां तो कितना मिल जाए, कम ही पड़ता है, आगे नहीं है, कोशिश तो कर सकते, कोशिश तो, क्लियर। तो दो मेजर चेंज आ गए, दो मेजर चेंज आ गए, एक तो राइबोज की जगह डीऑक्सीराइबोज आ गई, और दूसरा यूरासिल की जगह, और तीसरा जो मेजर चेंज आया था वो रुक के समझ में आएगा, सिंगल स्टैंड की जगह डबल स्टैंड, सिंगल स्टैंड की जगह वो रुक के समझ में आएगा। दो मेजर चेंज क्यों है, दोनों का कारण समझ में आ गया, राइबोज की जगह और यूरासिल की जगह, क्लियर दोनों। तीसरा पार्ट हमारा आ गया फर्स्ट, ये बना लिया, बना लिया करो यार। हाँ बच्चों, दो पार्ट हो गए हमारे, पहला शुगर, दूसरा नाइट्रोजन, तीसरा पार्ट आ गया हमारा फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड, H3PO4, फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, और ये बच्चों इसकी स्ट्रक्चर है, बनाने H3PO4। टू कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी, तुमने एक बच्चा पूछ रहे शिवानी बच्चे, टू कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए, नहीं बीच में नहीं बच्चे, टू कन्फर एडिशनल स्टेबिलिटी टू द डीएनए। ऑनलाइन भी देखना है ना यार, है ना, दोनों चीज एक साथ। ये जो हमारा फॉस्फोरिक एसिड है ना, इसमें भी बच्चों कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? 3 में से 2 कंज्यूम हो जाते हैं, 3 में से 1 कब कंज्यूम होगा, जब ये शुगर के साथ जुड़ेगा, और दूसरा कब कंज्यूम होगा, जब ये दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ जुड़ेगा। दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कितना OH बच गया? अगर मैं यहां से इसका हाइड्रोजन हटा दूं, कौन सा चार्ज आ जाएगा? अब आप मेरे को डीएनए की फुल फॉर्म बोलो, डीऑक्सीराइबो, मेरे को लास्ट वाला वर्ड चाहिए। आरएनए की फुल फॉर्म बोलो, लास्ट वाला वर्ड चाहिए। इसका नाम क्या बता, दोनों की नेचर, एसिडिक नेचर का कारण, पहला क्वेश्चन। दूसरा, दोनों पे चार्ज है या नहीं है? कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज का कारण, एसिडिक नेचर का कारण, नेगेटिव चार्ज का कारण, एसिडिक नेचर का कारण, नेगेटिव चार्ज का कारण। इसका मतलब डीएनए आरएनए दोनों कैटायन है या एनायन है? अगर इस एनायन को मैं इलेक्ट्रिक फील्ड में रखूं तो ये मूव करेगा या नहीं करेगा? कैटायन है एनायन है, तो एनायन कहां जाएगा, कैथोड की तरफ या एनोड की तरफ? ए को ए से मिलाओ 4 नंबर पर,
यहाँ भी हमारे दोस्त कंफ्यूज होते हैं, यार ये किस तरफ जाएगा, कैथोड एनोड। अरे यार ए को ए से मिला दो, ये समझे अभी भी। कैटायन है एनायन है, तो कहां जाएगा, कैथोड या एनोड, कहां जाएगा। ये मेरे 4 दोस्त हैं, ये चारों के चारों दोस्त मेरे डीएनए के सेगमेंट है। अगर मैं इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में दौड़ाऊं, एक दौड़ेगा, चारों दौड़ेंगे, चारों के दौड़ने की स्पीड सेम होगी, अलग अलग होगी। क्यों अलग होगी? यही तो काम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में किया हमने। डीएनए को तोड़ लिया और फील्ड में भगाया, तो भागने की स्पीड सबकी। भागने का कारण क्या है? चार्ज। दोनों बातें बेटा अलग अलग है। भागने का कारण डिफरेंट रेट से भागने का कारण साइज, भागने का कारण डिफरेंट रेट से भागने का कारण, भागने का कारण डिफरेंट रेट से भागने का कारण। यही काम तो हमने किया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। पहला वर्ड हमने जेल बना ली, अगला वर्ड जेल पर हमने इलेक्ट्रिक, तीसरा वर्ड उस जेल में छोटे छोटे पोर हैं, ये मेरे दोस्त, हाँ रट रखा है हमने। जेल में छोटे छोटे, तो जिसका लल्ला साइज छोटा है वो तो आराम से निकल लेगा, और जिसका साइज बड़ा उसको थोड़ी दिक्कत। तो सभी की भागने की स्पीड। क्या वर्ड है पूरा? पहला वर्ड बना ली, अगला वर्ड लगा दिया, तीसरा वर्ड जेल में क्या थे, पोर से होते हुए मूवमेंट होगी। जिसका साइज छोटा वो तो आराम से, लेकिन जिसका साइज बड़ा उसको निकलने में दिक्कत। तो टी टाइम के बाद सभी की पोजीशन सेम आएगी, जेल में वेरी कर जाएगी। इसको हम खूब डिटेल यूज करेंगे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड बायो टेक्नोलॉजी। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और बायो दोनों में फुल डिटेल चाहिए हमें। इज इट क्लियर? लिखेंगे बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड, बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड न्यूक्लिक एसिड आर एसिडिक इन नेचर। Because of the phosphoric acid, nucleic acid are acidic in nature and have negative charge. Thus, in the electric field, thus in the electric field, thus in the electric field they move towards anode. Thus in the electric field they move towards anode. Thus in the electric field they move towards anode. Underline. इलेक्ट्रिक फील्ड में ये मूवमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन किस साइड जाएंगे? क्योंकि ये एनायन है, और एनायन होने का कारण फॉस्फोरिक एसिडिक होने का कारण, चार्ज होने का कारण। एक साल में ये दोनों क्वेश्चन आए थे, ये दोनों क्वेश्चन एक ही साल में आए थे। न्यूक्लिक एसिड के एसिड होने का कारण, न्यूक्लिक एसिड पे नेगेटिव चार्ज होने का कारण। डन। न्यूक्लियोसाइड हेडिंग, चलो बच्चे ये तो बेसिक पार्ट हो गया। अब जोड़ना शुरू कर रहे हैं। न्यूक्लियो लिखना है, न्यूक्लियोसाइड के आगे शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस, शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस। बोर्ड पर ये जो शुगर है, इस शुगर के साथ नाइट्रोजन बेस हमेशा कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? नाइट्रोजन बेस हमेशा। और यहां जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड कौन सा होगा? ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ हमेशा कौन से कार्बन पे कौन सा बॉन्ड बनेगा? कोई डाउट? चलो ये तो क्लियर हो गया कि नाइट्रोजन बेस शुगर के साथ हमेशा फर्स्ट पे जुड़ेगा। अब नाइट्रोजन बेस का कौन सा पार्ट? अगर वो प्यूरिन है तो N9, पायरिमिडीन है तो
प्यूरिन है तो, पायरिमिडिन है तो। अब हमारे दोस्त यहां भी कंफ्यूज होते हैं, N9 किसका, N1 किसका। अरे लाला, N9 है ही प्यूरिन के पास, पायरिमिडिन के पास N9। हाँ, हम तो ये भी रटते हैं, N9 पायरिमिडिन के पास है ही नहीं। किसके पास है N9? तो कंफ्यूजन आएगा ही नहीं। N9 किसके पास है? तो प्यूरिन का N9, पायरिमिडिन का। इसलिए हम इस बॉन्ड को N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? क्योंकि इसको बनाने में नाइट्रोजन पार्टिसिपेट करेगा। कौन पार्टिसिपेट करेगा? तो हम क्या कहते हैं? N ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। क्या कह देंगे हम? तो नाइट्रोजन बेस हमेशा शुगर के साथ कौन से कार्बन पे जुड़ेगा? कौन से बॉन्ड से? लिखना है नाइट्रोजन बेस ऑलवेज अटैच, नाइट्रोजन बेस ऑलवेज अटैच with the first carbon of sugar, first carbon of sugar by the N glycosidic bond, by the N glycosidic bond। बनाइए। हाँ बच्चे, इसका कारण तो नहीं है बेटा। अगर वो शुगर के फर्स्ट पे ना जुड़ के सेकंड पे भी तो जुड़ सकता था, थर्ड पे तो जुड़ सकता था। कुछ साइंस फैक्चुअल भी है, कुछ साइंस नाक पीछे भी तो हो सकती थी। एक जनरल बात है, कान यहां भी तो लग सकते थे, हार्ट यहां भी तो हो सकता था, लीवर इधर भी तो। कुछ साइंस फैक्चुअल है ना। सारी साइंस थोड़ी लॉजिकल है। सारी साइंस लॉजिकल है या कुछ फैक्चुअल भी है? फैक्चुअल पार्ट भी तो है। डन। अब आइए बोर्ड पे। अब अगर मैं इस न्यूक्लियोसाइड के साथ अगर मैं यहां फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं मैं? फॉस्फोरिक। यहां से लेकर यहां तक का ये जो मेरा पार्ट हो गया, ये पार्ट क्या हो गया मेरा? न्यूक्लियोसाइड के साथ मैंने ये क्या जोड़ दिया? तो अगर मैंने न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फोरिक एसिड जोड़ दिया तो अब ये मेरा पूरा पार्ट क्या बन गया? बन गया। तो यहां ये जो बॉन्ड बना, ये बॉन्ड क्या कहलाएगा? फॉस्फो एस्टर। वही कहानी है, एस्टर बॉन्ड है, बट एस्टर बॉन्ड बनाने में फॉस्फोरस भी आया। तो नाम बोलो। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि न्यूक्लियोटाइड में दो बॉन्ड है? ध्यान दो बोर्ड पे। न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड है? कौन से? ग्लाइकोसाइडिक एंड द फॉस्फोरस। न्यूक्लियोसाइड में कितने बॉन्ड है? कौन सा? ग्लाइको। लेकिन न्यूक्लियोटाइड में कितने बॉन्ड है? कौन कौन सा? ग्लाइकोसाइडिक एंड द हेडिंग डलेगी न्यूक्लियोटाइड। बैटरी। न्यूक्लियोटाइड लिखना है। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोसाइड प्लस फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट लाइन। फॉस्फोरिक एसिड ऑलवेज अटैच, phosphoric acid always attach with the
fifth carbon of sugar, the fifth carbon of sugar by the phosphoester bond. By the phosphoester bond. तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में बेसिक डिफरेंस किसका आ गया? फास्फोरिक। न्यूक्लियोसाइड में कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइको। और न्यूक्लियोटाइड में, यहाँ हमारे बच्चे गलती कर रहे थे, न्यूक्लियोटाइड में कौन सा बॉन्ड है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। दोनों बॉन्ड आ गए ना यार। न्यूक्लियोटाइड क्या है? न्यूक्लियोसाइड प्लस, तो न्यूक्लियोसाइड के अंदर तो ऑलरेडी ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड था, उसके साथ साथ कौन सा बॉन्ड आ गया? दोनों के OH रिएक्ट करेंगे, दोनों के। हाँ, जनरल नियम होता है कि शुगर से OH जाता है। ओके, अब हम बात करेंगे डीएनए और आरएनए दोनों की। अब बोर्ड पर देखो, मैं पहले आरएनए की बात कर रहा हूं। आरएनए में कौन सी शुगर है और आरएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन बेस है? फुल फॉर्म चाहिए मेरे को। एडेनिन, गुआनिन, ये दोनों यूरिन, और ये दोनों, हाँ दोबारा फुल फॉर्म बोलना। एडेनिन, गुआनिन, दोबारा बोलना इसकी फुल फॉर्म, दोबारा बोलो, ध्यान रखना। जब एडेनिन शुगर के साथ जुड़ेगा तो क्या बनेगा? अगर एडेनिन जुड़ता है तो एडिनोसिन, गुआनिन जुड़ेगा तो डन। अगर साइटोसिन जुड़ा तो हमें नाम बदलना पड़ा। क्यों? क्योंकि इन पहले से ही साइटोसिन के नाम में है। हेलो, इन पहले से ही। तो क्या किया गया कि अगर प्यूरिन जुड़ता है तो नाम में क्या रखा गया? इन। और अगर पायरिमिडिन जुड़ता है तो इडिन। तो बोलो, अब यहां बोलो साइटीडीन, यहां बोलो यूरिडीन। हाँ बच्चे, कोई डाउट? ये देखो, अगर प्यूरिन जुड़ा तो, और पायरिमिडिन जुड़ा तो, क्योंकि साइटोसिन के नाम में पहले से इन आ रहा था, पहले से ही, तो सफिक्स को इन रखा या एडीन कर दिया। प्यूरिन, इन, पायरिमिडीन, इडीन। तो प्यूरिन के लिए क्या रख लिया गया? इन। और पायरिमिडिन के लिए एक क्वेश्चन लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग is not a nucleoside? Which of the following is not a nucleoside? पहला ऑप्शन एडिनोसिन, सेकंड ऑप्शन गुआनोसिन, थर्ड ऑप्शन साइटोसिन, फोर्थ ऑप्शन यूरिडिन। करके फोर्थ आते हैं कि एडिनोसिन, गुआनोसिन, साइटोसिन तो एक जैसे दिख रहे हैं, तो अलग कौन दिख रहा है? यूरिडिन। अलग सा कौन दिख रहा है? कौन से? क्या ठोकाते हैं? यूरिडिन। क्या ठोकाते हैं? आंसर होती है गलती। क्लियर? अब मैं डीएनए पे अगर आऊंगा तो बड़ा सीधा सा मेरे को साथ में क्या जोड़ना है? स्मॉल डी। क्या जोड़ना है?
तो पूरा नाम तुम बनाओ। डी एडिनोसिन, डी गुआनोसिन, डी साइटिडीन। थाइमिडिन के साथ अगर डी ना जुड़े तो भी चलेगा, क्योंकि वो अंडरस्टूड पार्ट है कि थाइमिन डीऑक्सीराइबो से ही जुड़ेगा, डीऑक्सीराइबो से ही। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? अब मैं न्यूक्लियोटाइड की तरफ जाऊंगा। डन। न्यूक्लियोटाइड को समझने के लिए ना हम एक काम करते हैं, हम यहां पे एडिनिन ले लेते हैं। क्या ले लिया मैंने? अगर मैंने एडिनिन ले लिया तो मेरी इतनी स्ट्रक्चर का क्या नाम बन गया? बन गया। और इसके साथ मैंने कितना फॉस्फेट जोड़ दिया? एक फॉस्फेट। कितना फॉस्फेट जोड़ दिया? तो क्या बन गया मेरा? एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बन गया मेरा? क्या बन गया मेरा? नेक्स्ट बोलो। गुआनोसिन। नेक्स्ट बोलो। नेक्स्ट बोलो। समझोगे सारे? डी एएमपी, डी जीएमपी, डी सीएमपी, डी। रुको रुको, बोर्ड पे रुको अभी। किसी बच्चे को कोई डाउट? इसी एएमपी का एक दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम, एडिनाइलिक एसिड। क्या नाम दे सकते हैं? एडिनोसिन और एडिनाइलिक एसिड में क्या आपको कोई अंतर नजर आ रहा है? एडिनोसिन इज ए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड, और एडिनाइलिक एसिड नाम के अंदर एसिड वर्ड आ रहा है, नाम के अंदर। इसका मतलब उसमें फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा हुआ है। फॉस्फोरिक एसिड, तो वो एक न्यूक्लियोसाइड है या न्यूक्लियोटाइड है? एडिनाइलिक एसिड, गुआनाइलिक एसिड, साइटिडाइलिक एसिड, यूरिडाइलिक एसिड, इधर डी आ जाएगा। डी एडिनाइलिक एसिड, डी गुआनाइलिक एसिड, डी साइटिडाइलिक एसिड, डी थाइमिडाइलिक एसिड। मतलब डीएनए के लिए तो यार आपको सिंपल स्मॉल डी जोड़ना है। क्या जोड़ना है? वो स्मॉल डी किसका प्रेजेंटेशन है? डीऑक्सीराइबोज। अगर नाम में स्मॉल डी जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब वहां पे वो डीऑक्सीराइबोज शुगर है, और स्मॉल डी नहीं जुड़ा हुआ इसका मतलब वो राइबोज शुगर। इसका मतलब वो, वापिस बोर्ड पर आओ, मैं ए हटा रहा हूं, वापिस नाइट्रोजन बेस कर रहा हूं। तो क्या बन गया मेरा ये? अब न्यूक्लियो, कितना फॉस्फेट जोड़ा मैंने? अगर मैंने एक फॉस्फेट जोड़ा तो ये मेरा बन गया न्यूक्लियोसाइड मोनो। मैं इसके साथ एक फॉस्फेट और जोड़ दूं, न्यूक्लियोसाइड। मैं एक फॉस्फेट और जोड़ दूं, न्यूक्लियोसाइड। ये वर्ड आपकी एनसीईआरटी में एनटीपी। व्हाट द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपी? न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट का मतलब इसके पास कितने फॉस्फेट बॉन्ड है? 3, जिन्हें कहा जाता है अल्फा, बीटा, गामा। क्या कहते हैं? चलो, आपको सर ने पढ़ा दिया कि बीटा और गामा दोनों हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं, दोनों। तो जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो क्या निकलेगी? क्या निकलेगी? क्या निकलेगी? वो एनर्जी पॉलीमराइजेशन में काम आएगी। वो एनर्जी किस में काम आएगी? अब हमें न्यूक्लियोटाइड से क्या बनाना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। क्या बनाना है? अब हमें न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ना है और क्या बनाना है? पॉली। अब हम वो पार्ट सीखेंगे, पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। पॉलीन्यूक्लियो दोनों बना दो।
चार बीस से का ना क्लास। बेटा थर्ड मीन क्या पूछना चाह रहे हो? थर्ड थर्ड क्या पूछना चाह रहे हैं? पूछना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं? थर्ड ओके, आंसर दे रहे हैं। हाँ सब न्यूक्लियोटाइड है ना ना ना। अभी बताता हूँ क्या अंतर है। वो बेटे डीएनए और आरएनए के हैं। किसके? वो डीएनए और डीएनए में और आरएनए के अंदर जो होते हैं ना, वो मोनोफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं। हाँ अब आएंगे ना अपने उस पार्ट पे। थावस है ना, अभी करते हैं वो अगला पार्ट, वही है हमारा। भागो मत, है ना, आराम से। इतनी क्या जल्दी है, 2 महीने लगने हैं मॉड्यूल में, है ना। ये हम डिटेल में करेंगे अच्छे से, क्यों हमें बायोटेक पढ़नी है ना। बायोटेक में अगर ये चैप्टर अच्छे से कर लिया ना तो बायोटेक बहुत आसान है। और बायोटेक की वेटेज कुछ ज्यादा ही है, तुम्हें पता है। 2 चैप्टर छोटे छोटे और क्वेश्चन 10 से 12, 10 से 2 चैप्टर मुश्किल से 2 घंटे के। एक और मैं करवा लूं फिर देख लेंगे 2 घंटे या ज्यादा। और क्वेश्चन 10 से, वहां सारे कॉन्सेप्ट हमें यही चाहिए, समझ गए सारे। अवलाला बोर्ड पे, वो डीएनए वाला घर पे कर लोगे अपने आप, कोई दिक्कत नहीं। बोर्ड पर मैंने बोर्ड पर 4 न्यूक्लियोटाइड बनाए हैं। डन। ये चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड जो मैंने रखे हैं, ये सब मोनोफॉस्फेट है, डाइफॉस्फेट है या ट्राइफॉस्फेट है। इसका मतलब यारा हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास में अपना एनर्जी सोर्स है। हेलो, हर एक न्यूक्लियोटाइड के पास अपना, साइटोप्लाज्म के अंदर, साइटोप्लाज्म में ये सारे एनटीपी फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो फिर न्यूक्लियोसाइड ट्राई, चारों के चारों किस फॉर्म में है? मोनोफॉस्फेट, बाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ओके। और हर एक न्यूक्लियोटाइड के थर्ड एंड पर OH है। थर्ड एंड पर, हेलो, थर्ड एंड पर यार एनर्जी फुल होनी चाहिए यार। थर्ड एंड पर ये सेकंड नंबर आया। जब सेकंड नंबर आएगा ना, तो इसके ये 2 फॉस्फेट बॉन्ड टूटेंगे। 2 फॉस्फेट बॉन्ड क्या रिलीज होगी? वो जो एनर्जी रिलीज होगी ना, उस एनर्जी की हेल्प से ये फॉस्फेट इस थर्ड कार्बन पे जुड़ेगा। फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे जुड़ेगा। जब ये फॉस्फेट थर्ड कार्बन पे जुड़ेगा, तो ये जो नया बॉन्ड बनेगा ना, वो नया बॉन्ड कौन सा होगा? ना बेटा, नहीं, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड। अब देखना, ये बॉन्ड कौन सा है? फॉस्फो। तो यहां से लेके यहां तक का बॉन्ड, यस, आई बात समझ में। नया बॉन्ड तो ये बना ना, नया बॉन्ड तो ये बॉन्ड कौन सा है मेरा? ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड। तो यहां से लेकर यहां तक का ये जो पूरा बॉन्ड आया मेरा, पूरा बॉन्ड क्या कहलाएगा? क्या इस बॉन्ड को बनाने के लिए एनर्जी चाहिए? क्या वो एनर्जी खुद न्यूक्लियोटाइड लेकर आया है? क्या यहां न्यूक्लियोटाइड ड्यूअल रोल प्ले कर रहा है? वो केवल बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रहा है या एनर्जी सोर्स का भी काम कर रहा है? वो केवल बिल्डिंग ब्लॉक का काम, वो एनर्जी सोर्स का भी काम। किस फॉर्म में आया? ट्राई न्यूक्लिक एसिड के अंदर मोनोफॉस्फेट। डन। वेट, न्यूक्लिक एसिड के अंदर किस फॉर्म में है? मोनोफॉस्फेट। लेकिन आया किस फॉर्म में था? वो यारा अपनी एनर्जी लेकर आया। एनर्जी, ये ना इवोल्यूशन में ट्रेंड माना गया कि इवोल्यूशन में अर्थ पर पहले क्या बना? न्यूक्लिक एसिड एंड द प्रोटीन। क्या बना? पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड द पॉलीपेप्टाइड बना। मतलब यहां भी बॉन्ड बना, यहां भी बॉन्ड बना। इन बॉन्ड को बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए थी, जो उसके लिए यारा ये माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड नहीं था।
माइटोकॉन्ड्रिया तो एक सेल है, ये मेरे दोस्त, माइटोकॉन्ड्रिया तो एक, और वो सेल तो इवोल्यूशनरी बहुत लेट बनी है, बहुत। तो इस पेप्टाइड बॉन्ड का बनना और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का बनना, इसके लिए ये माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड। यहां जो भी बिल्डिंग ब्लॉक आएगा, जो भी, वो यारा अपना एनर्जी सोर्स लेकर आएगा, चाहे वो न्यूक्लियोटाइड है, चाहे वो अमाइनो एसिड है। अच्छा, किसी बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा याद होगा, थोड़ा थोड़ा मैं यूज कर सकता हूं। हम जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है? एक्टिवेशन ऑफ अमाइनो एसिड। हम अमाइनो एसिड का एक्टिवेशन करते हैं ना, तो एक्टिवेशन के लिए एनर्जी देते हैं ना, वही एनर्जी आगे जाकर पेप्टाइड बॉन्ड बनवाएगी, वही एनर्जी आगे जाकर इसका पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए एनर्जी चाहिए या नहीं चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा या अमाइनो एसिड लेकर आए, एनर्जी चाहिए नहीं चाहिए? माइटोकॉन्ड्रिया से लेगा या न्यूक्लियोटाइड एनर्जी लेकर आया? तो अर्थ पर जो स्टार्टिंग रिएक्शन हुई थी ना, वो सेल पे डिपेंड नहीं थी। अगर वो सेल पे डिपेंड होती यार, लाइफ स्टार्ट कैसे होती? लाइफ स्टार्टिंग रिएक्शन तो केमिकल रिएक्शन है, बायोलॉजिकल रिएक्शन है ही नहीं। बायोलॉजिकल रिएक्शन मतलब जहां से एंजाइम आ जाएगा, और एंजाइम क्या है? या तो प्रोटीन है या न्यूक्लिक एसिड है, या फिर अब प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पहले बने तभी तो जाके बायोलॉजिकल रिएक्शन शुरू हुई है, तभी तो जाके बायोलॉजिकल रिएक्शन पहले स्टार्ट हुई है, लेट स्टार्ट हुई है। बायोलॉजिकल रिएक्शन के लिए एंजाइम चाहिए, और एंजाइम क्या है लाला? तुमने पढ़ लिया कि ज्यादातर एंजाइम प्रोटीन है और कुछ एक एंजाइम आरएनए। तो यार प्रोटीन पॉलीमर है, आरएनए पॉलीमर है, इन दोनों को बनाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी के लिए वो सेल पे डिपेंड था, या बिल्डिंग ब्लॉक खुद एनर्जी लेकर आ रहा था? ये बिल्डिंग ब्लॉक खुद एनर्जी लेकर आया। किस फॉर्म में आया? मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट, किस फॉर्म में आया? तो ये केवल बिल्डिंग ब्लॉक का काम करेगा, या बिल्डिंग ब्लॉक के साथ साथ एनर्जी सोर्स का भी काम करेगा? तो यहां एनटीपी के दो काम है। एनटीपी के दे वर्क एज ए बिल्डिंग ब्लॉक, वर्क एज वेल एज सोर्स ऑफ। सेम कहानी पॉलीपेप्टाइड में, अमाइनो एसिड के भी दो काम है, वो बिल्डिंग ब्लॉक भी है और एनर्जी का सोर्स भी है। बिल्डिंग ब्लॉक भी है, एनर्जी का। अरे क्या न्यूक्लियोटाइड का आपस में जुड़ना माइटोकॉन्ड्रिया पे डिपेंड है या नहीं? एनर्जी माइटोकॉन्ड्रिया से चाहिए या न्यूक्लियोटाइड खुद लेकर आएगा? तभी तो यार हमने पीसीआर पॉसिबल कर लिया। अरे पीसीआर में कौन सा माइटोकॉन्ड्रिया यूज कर रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया लगा रहे हैं या एनटीपी डाल रहे हैं? एनटीपी, इसका मतलब एनटीपी के अंदर खुद एनर्जी, एनटीपी के अंदर खुद एनर्जी। याद आया? अब वन बाय वन सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। जब जुड़ गए तो क्या बन गई हमारे पास? पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन। टू बी कंटिन्यू। ये जो लास्ट का न्यूक्लियोटाइड मेरे पास आया, इस लास्ट के न्यूक्लियोटाइड का कौन सा एंड फ्री बचा? 5 या 3rd? पहले वाले का, लास्ट वाले का? पहले वाले का, लास्ट वाले का। तो ये मेरे पास लीनियर फॉर्म में है या सर्कुलर फॉर्म में है? तो लीनियर फॉर्म में इसके पास फ्री एंड होंगे या नहीं होंगे? कितने फ्री एंड होंगे? कौन कौन सा? 5 का मतलब, 3rd का मतलब, 5 का मतलब, 3rd का मतलब। क्या ये 3rd और 5 आपस में भी रिएक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? अगर ये 3rd और ये 5 दोनों आपस में जुड़ गए, क्या हो गया? लीनियर है सर्कुलर? सर्कुलर के पास फ्री एंड है या नहीं है? लीनियर के पास, सर्कुलर के पास, लीनियर के पास, सर्कुलर के पास। अब हमें यारा क्या करना है? हमें प्लाज्मिड के अंदर अपना इंसर्ट जोड़ना है। हेलो, प्लाज्मिड के अंदर इंसर्ट जोड़ना है। प्लाज्मिड हमारा सर्कुलर है, प्लाज्मिड हमारा, तो हमें सर्कुलर को क्या बनाना पड़ेगा? तब जाके इंसर्ट जोड़ पाएंगे, वरना हम इंसर्ट, हमें प्लाज्मिड को क्या बनाना पड़ेगा? तब जाके हम इंसर्ट जोड़ पाएंगे, वरना हम इंसर्ट। कोई डाउट? यहां से यहां तक कितने न्यूक्लियोटाइड है? 2। तो कितने फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड? न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइस्टर, न्यूक्लियोटाइड, फॉस्फोडाइस्टर। हर बार थोड़ी निकलेंगे ऐसे। न्यूक्लियोटाइड -1। कब? लीनियर या सर्कुलर? अगर सर्कुलर हो तो इक्वल टू द न्यूक्लियोटाइड। अगर सर्कुलर हो जाए, ये और ये आपस में भी जुड़ जाए, ये और ये, तो एक बॉन्ड और बन गया। तो अब कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 3 या 4?
बस ये कल लिखाऊंगा, ठीक है? कल